Therefore, I am stressing. मेरा विषय है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। अगर हम कहें तो ज्योतिष विज्ञान ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ज्योतिष जो शास्त्र है वो एक विज्ञान है। बहुत से लोगों के दिलों में कुछ भ्रम है, कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ वहम है, कुछ मिसकंसेप्शंस है ज्योतिष शास्त्र के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक वहम का विषय है। ज्योतिष शास्त्र हमें भ्रम में डाल देता है, हमें वहम में डाल देता है, तो लोग कुछ ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कभी वहम में, भ्रम में नहीं डालता। ज्योतिष शास्त्र एक अकल्ट साइंस है। इट इज एन अकल्ट साइंस। इट इज ए प्योर साइंस। इट इज ए परफेक्ट साइंस। इट इज ए साइंस इनकम्प्लीट इटसेल्फ। ये अपने आप में एक पूर्ण साइंस है। इवन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र का विवरण दिया हुआ है। हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, वो ज्योतिष शास्त्र की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। इवन हमारे वेदों में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। इवन ज्योतिष शास्त्र को वेदों का अंग भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र इज ए पार्ट ऑफ वेदास। इवन श्रीमद् भागवतम में अगर आप पढ़िए, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट स्कंद जो है, उसमें जो 12वां अध्याय है और उसका जो 12वां श्लोक है, उसमें ज्योतिष शास्त्र की इम्पोर्टेंस के बारे में महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं। और ये उस समय का श्लोक है जब महाराज परीक्षित का जन्म होना था। महाराज परीक्षित के जन्म के समय जितने भी ग्रह, प्लैनेट्स, नक्षत्र, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, दे वर वेटिंग फॉर द ऑस्पिशियस टाइम। वो इंतजार कर रहे थे कि कब शुभ घड़ी हो और कब वो शुभ प्लेसेस में बैठ जाए, तो वो वेट कर रहे थे। और जिस समय महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और जब शुभ जो समय उदय हुआ, तो उस समय सारे ग्रह जो थे वो अपने अपने अच्छे अच्छे शुभ स्थानों पर बैठ गए। और इवन श्रीमद् भागवतम के इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ज्योतिष शास्त्र की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेकायदा उन्होंने अपने तात्पर्य में ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने प्रभुपाद जी की कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई। तो जैसे उस ज्योतिषी ने प्रभुपाद जी की कुंडली को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने प्रेडिक्शन की कि ये बालक सारे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करेगा। और ये सिद्ध भी हुआ। अपने प्रभुपाद जी ने सारे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया ज्योतिष की भविष्यवाणी को। तो ज्योतिष शास्त्र कोई वहम का, कोई भ्रम का विषय नहीं है। इट इज ए साइंस। हाँ, ए एस्ट्रोलॉजर हु इज प्रेडिक्टिंग द प्रेडिक्शंस मे और मे नॉट बी साइंटिफिक। ज्योतिष शास्त्र तो साइंस है। हाँ, एक ज्योतिषी साइंटिफिक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज पर। तो एक तो बात पक्की है कि ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है। अब प्रश्न उठता है कि भक्तों के जीवन में ज्योतिष शास्त्र का क्या स्थान है? क्या ये ज्योतिष विज्ञान भक्तों के जीवन में कोई अपना स्थान रखता है? क्या ज्योतिष शास्त्र भक्तों के जीवन पे अपना कोई प्रभाव डालता है? तो अगर देखा जाए, ज्योतिष शास्त्र इज टोटली बेस्ड ऑन द कार्मिक थ्योरी। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है कि जो हम पिछले जन्मों में जैसे ही हम कर्म करते हैं
उन्हीं के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र में हमारी कुंडली में प्लैनेट्स की जो पोजीशन है भगवान ऐसे बना देते हैं। अब कर्म के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो भक्तों के जीवन में कार्मिक थ्योरी जो है वो रोल प्ले नहीं करती, खास तौर पर शुद्ध भक्तों के जीवन में कर्म का सिद्धांत जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से उनके कर्मों के अच्छे और बुरे कर्मों के फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भक्तों के जीवन में एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं डालती, एंड देयर इज ए सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि भक्तों के जीवन में काफी हद तक जो ज्योतिष शास्त्र है अपना प्रभाव डालता है। जैसे हमारे पास कोई ग्रस्त भक्त आते हैं, ठीक है, वो प्रश्न करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या भक्ति में वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या वो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार सारे संसार में कर सकते हैं, क्या वो गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं, अपनी संतान को भक्त बना सकते हैं, क्या वो संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न जो है भक्तगण जो होते हैं हमसे आकर पूछते हैं। तो भक्तों के जीवन में काफ़ी हद तक जो है एस्ट्रोलॉजी जो है अपना रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ज्योतिष की कुंडली में जो 9th हाउस होता है वो स्पिरिचुअल हाउस होता है, धर्म का घर, स्पिरिचुअल हाउस। तो 9th हाउस से हम देखकर बता सकते हैं कि वाकई ये व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है, क्या ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। तो 9th हाउस में हम जो अफेक्ट्स होते हैं उसको देखकर बता सकते हैं। इसी प्रकार 12th हाउस भी मोक्ष का घर है, उससे भी हम देखकर बता सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 5th हाउस विच इज 9th to 9th, 9वें घर से 9वां घर। तो 5th हाउस इज आल्सो स्पिरिचुअल हाउस। वहाँ जो प्लैनेट्स के अफेक्ट्स है या उस घर की जो पोजीशन है उसको देखकर हम उसके अध्यात्मवाद के बारे में पता लगा सकते हैं। इवन 8th हाउस इज आल्सो ए स्पिरिचुअल हाउस। और ऐसे कुछ हमारे पास प्लैनेट्स हैं जिनको देखकर, जिनकी पोजीशंस को देखकर, जिन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस को देखकर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा, स्पिरिचुअलिज्म में आगे जाएगा, अध्यात्मवाद में प्रगति करेगा या नहीं करेगा। जैसे हमारे पास जुपिटर है, वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। सैटर्न, शनि जो है वो वैराग्य का प्लैनेट है। इसी प्रकार हमारे पास राहु है, राहु हमें ऐसे भक्ति में आगे लेके जाता है। तो ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस को देखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो गृहस्थ भक्त है ये भक्ति में कितने स्तर तक आगे बढ़ सकता है। जैसे अगर किसी की टेबल, किसी के होरोस्कोप में, किसी की जन्म पत्री में अगर बृहस्पति और शनि आपस में इकट्ठे बैठे हैं, दे आर ज्वाइंट टुगेदर, तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इनकी लाइफ में संन्यास आश्रम हो सकता है। या बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि है या शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तब भी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं इनकी लाइफ में संन्यास भक्ति जो है वो हो सकती है। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल अपना प्रभाव नहीं डालता, काफ़ी हद तक उसका प्रभाव रहता है। लेकिन हाँ, भक्तों के जीवन में जो ज्योतिष विज्ञान है उसका जो प्रभाव होता है वो उसको स्पिरिचुअलिज्म में ले जाता है। अब हमारे पास जो ज्योतिष शास्त्र है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है गणित खंड जिसे कहते हैं मैथमेटिकल पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिक्टिव पार्ट जिसे फलित खंड कहते हैं। अब जो गणित खंड है पहला पार्ट, उसमें सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। That is very much required. जब तक हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी नहीं सीखेंगे हम गणित खंड में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हमने तो सोलर सिस्टम साइंस की किताब में थोड़ा सा और तरह पढ़ा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विवरण कुछ और दिया है। इसमें 9 प्लैनेट्स इसमें भी आते हैं, लेकिन इसमें राहु केतु को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें चंद्रमा को भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद इक्वेटर ऑफ द अर्थ,
फिर उसके बाद हेमिस्फेयर्स होते हैं, साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर्स। उसके बाद हमारे पास ज्योग्राफिकल लॉन्गिट्यूड्स, ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड्स। उसके बाद हमारे पास पोल्स आ जाते हैं, सेलेस्टियल स्फीयर आ जाता है, सेलेस्टियल इक्वेटर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इक्विनॉक्टिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, टेबल ऑफ असेंडेंट्स आ जाती है, टेबल ऑफ हाउसेज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एफिमरीज आ जाती हैं। ये जो टर्म्स है, सबसे पहले गणित खंड में हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर सेकेंडली गणित खंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लगन स्पष्ट करना, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं। असेंडेंट की पोजीशन निकालनी। असेंडेंट क्या होता है, लगन क्या होता है कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो ज़ोडिएक में ईस्टर्न होरिजन में जो राशि उस समय उदय होती है उसको हम उस बालक का लगन कहते हैं। तो ये राशि जो ईस्टर्न होरिजन में उदय होती है तो वो 2 घंटे तक वहाँ रहती है। तो एक लगन जो होता है 2 घंटे तक उसकी पोजीशन होती है, 2 घंटे तक वो ईस्टर्न होरिजन में उदय होकर रहता है। लगन के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हाउसेस की लॉन्गिट्यूड्स, कि एक हाउस कितनी डिग्री से लेकर कितनी डिग्री तक फैला हुआ है। इसे कहते हैं भवा संधि निकालना। फिर इसमें हम भवा मध्या भी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स के भी लॉन्गिट्यूड्स निकालेंगे। एक प्लैनेट इस घर में कितने डिग्रीज पर बैठा हुआ है, दिस वी विल आल्सो कैलकुलेट। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दशा, जिसे महादशा, विषोत्री महादशा होती है। तो विषोत्री महादशा, विंशोत्री महादशा में उसके बाद उनकी हम अंतर्दशा निकालेंगे। हम जितनी भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो महादशा, प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स के कम्बिनेशन, प्लैनेट्स पर किन की दृष्टि पड़े, उन सब का सार निकाल के फिर हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो गणित खंड में सबसे पहले हम ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा फलित खंड, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब मोस्टली लोग गणित खंड नहीं सीखते, सीधा फलित खंड सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये गलत है। तो सबसे पहले गणित खंड, फिर उसके बाद हमें फलित खंड को सीखना है। फलित खंड में हम फल कैसे निकालते हैं, प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, हम उसमें वो सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास राशियाँ होती है उनके करेक्टरिस्टिक्स को सीखना होगा, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हाउसेस, कौन से हाउसेस क्या क्या शो कर रहे हैं, क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, फर्स्ट हाउस सेल्फ को सिग्निफाई करता है। सेकंड हाउस किसको सिग्निफाई करता है, सेकंड हाउस फाइनेंस को, बैंक बैलेंस को सिग्निफाई करता है। ऐसे सबसे पहले हमें ये चीज़ें हाउसेस के बारे में सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारे पास हाउसेस के बाद आ जाएगा प्रेडिक्शन में हम प्लैनेट्स के करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सीखेंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे टीवी को, कुंडली को कैसे एनालाइज करना है, उसके कुछ मेथड्स है, कुछ अजय जी चलाते। तो उसके बाद हम हाउसेस के पोजीशंस निकालेंगे कि हाँ कि प्लैनेट्स जो है उन हाउसेस में किस प्रकार बैठे हैं। तो फिर प्लैनेट्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। हाँ, सूरज क्या सिग्निफाई करता है, सूरज सेल्फ को सिग्निफाई करता है, चंद्रमा माइंड को सिग्निफाई करता है। ऐसे कुछ प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस है, हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। हाँ, इसके बाद हम सीखेंगे कि कुंडली को कैसे एनालाइज करना, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो वो हम मेथड सीखेंगे कि हाँ भाई इसकी बालक की कुंडली को हमने कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। तो प्रेडिक्टिव पार्ट में हम ये सीखेंगे। अब बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी की कितनी तरह की होती है। एस्ट्रोलॉजी भी कई तरह की है। जैसे अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे पास रेड बुक भी है, लाल किताब भी है। इसी प्रकार हमारे पास जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी है। इसी प्रकार हमारे पास केपी कृष्णामूर्ति पद्धति सिस्टम है। तो ज्योतिष के भी कई प्रकार की टाइप्स हैं और ज्योतिष की कई प्रकार की ब्रांचेस भी है। जैसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आज मौसम कैसा होगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, गर्मी होगी या सर्दी होगी। फिर उसके बाद यहाँ इसमें प्रेडिक्शंस होती हैं, मंडियों के भाव होते हैं, रेट्स, मंडियों के रेट्स, सब्जियों के कितने रेट बढ़ेंगे, गुड़ का रेट कैसे बढ़ेगा, इवन गोल्ड का रेट्स
कैसे बढ़ता है। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम ये सब प्रेडिक्शंस करते हैं। उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, क्या उसको क्रोनिक डिजीज होगी। अगर शनि का अफेक्ट है तो उसको क्रोनिक डिजीज हो सकती है। अगर कुछ जुपिटर जैसे, वीनस जैसे प्लैनेट्स का अफेक्ट होता है तो हम कहते हैं उसको यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसका बृहस्पति अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हम प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस को देखकर हम एक व्यक्ति की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम उसकी हेल्थ के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो इस तरह नटशल अगर मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष जो है भक्तों के जीवन में अपना काफ़ी प्रभाव डालता है, और ज्योतिष शास्त्र जो है एक साइंस है, एक विज्ञान है। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष का जो फर्स्ट पार्ट शुरू करवाने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं गणित खंड लूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम गणित खंड करेंगे, फिर सेकंड पार्ट की आपके पास वीडियोज आएंगी, उसमें हम फलित खंड करेंगे। हरे कृष्णा।